डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर रश्मि, सहायक प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में हम HND-MJ हिंदी उपन्यास में तमस उपन्यास के प्रमुख पात्र जर्नैल सिंह, मुराद अली एवं हरनाम सिंह के चरित्र चित्रण की बात करेंगे। आगे की कक्षा में हमने भीष्म साहनी जी के जीवन परिचय एवं उपन्यास की कथा वस्तु के साथ साथ इसके मुख्य पात्रों में नत्थू की पत्नी एवं अंग्रेज शासक रिचर्ड के चरित्र चित्रण की बात कर चुके हैं। आज हम तमस उपन्यास के प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण में यहाँ पर जर्नैल सिंह, मुराद अली और हरनाम सिंह की उपन्यास में क्या भूमिका है, इस पर नजर डालते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जर्नैल सिंह तमस उपन्यास का एक आदर्शवादी, निडर और सच्चा देशभक्त पात्र है। वह देखने में सनकी और गरीब लगता है, लेकिन उसके भीतर देश और मानवता के प्रति गहरा प्रेम छुपा हुआ है। वह हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था और दंगों के समय भी लोगों को भाईचारे का संदेश देता रहता है। स्पष्टवादिता और सत्यनिष्ठा के कारण वह सबकी आलोचना करता था तथा अन्याय के विरुद्ध खुलकर बोलता था। जब सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं तब भीड़ द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका चरित्र त्याग, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। जर्नैल सिंह की निस्वार्थ देशभक्ति और अदम्य संघर्षशील का व्यक्तित्व और चरित्र उपन्यास में अत्यधिक प्रभावशाली रूप से चित्रित किया गया है। वह पाठकों से पहली बार तब परिचित होता है जब वह प्रभात फेरी में लेफ्ट राइट करता हुआ शामिल होता है। देखने में तो वह एक सनकी व्यक्ति लगता है, लेकिन उसके भीतर एक सच्चा देशभक्त और आदर्शवादी इंसान छुपा हुआ है, जिसे समाज ने पूरी तरह से नहीं समझा। उसकी सनक हमें उसके पहनावे में भी झलकती है। विद्यार्थी मित्रों, लेखक उसके वस्त्रों का वर्णन इन शब्दों में करते हैं। लैंप की रोशनी सबसे पहले उसके फटे हुए जूतों पर पड़ी। कुछ पता नहीं चलता था कि वे स्लीपर थे या जूते। जूतों की लगभग 6 इंच ऊपर बाकी कोट, जिस पर गांधी और नेहरू के जितने तमगे जर्नैल को मिल सकते थे, उसने लगा रखे थे। साथ में रंगीन थिंगलियां, डोरे, सूखे हुए बुढ़ों के शरीर पर भुथड़ा हुआ खाकी कोट लटक रहा था। ऊपर खसखस दाढ़ी, नुची खुची मूछें और सबसे ऊपर भूंगिया रंग की पगड़ी। उसका यह पहनावा कोई सामान्य चीज नहीं थी। जब वह लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में वॉलंटियर बनकर गया था और तब से उसने यही वर्दी धारण कर रखी थी। जर्नैल को कहीं कोई काम नहीं मिला और न ही उसने करना स्वीकार किया। अच्छे दिनों में वह अपनी वर्दी को थोड़ा सा संवार लेता तो कभी तिरंगे की डोरी बांध लेता था, लेकिन जब बुरे दिन आते तो वह अपनी वर्दी को धो भी नहीं पाता था। विद्यार्थी मित्रों, जर्नैल सिंह ने न केवल एक देशभक्त था, बल्कि वह एक सच्चा इंसान भी था, जो किसी भी परिस्थिति में अपने विचारों से समझौता नहीं करता था। उसके भीतर सच बोलने की एक अद्भुत शक्ति थी। वह अपने साथियों की कमजोरियों को बिना किसी झिझक के उजागर करता था। जब उसके एक साथी कश्मीरी लाल के बारे में उसे पता चला कि वह कम्युनिस्टों के साथ उठता बैठता है, तो उसने उसे लज्जित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उससे कहा, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना है ना? मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें कई बार कुबड़े हलवाई की दुकान पर छाना मुर्गी खाते हुए देखा है। जब तामीरी यानी कि सफाई कार्य करने का अवसर आया और कार्यकर्ता यह सोचकर घबरा गए कि कहीं उन्हें गंदी नालियां न साफ करनी पड़े, तो उन्होंने नाक मुंह सिकोड़ना शुरू कर दिया। कश्मीरी लाल ने कहा, कच्ची नालियां हैं तो बरसों का लसलसा कीच वहां जमा होगा, वे नालियां कौन साफ करेगा? इस पर जर्नैल सिंह ने गुस्से में उन पर चिल्लाया और कहने लगा, हम करेगा, तुम गद्दार हो। यह उसका बेबाक अंदाज ही था जिसने उसे लोगों से अलग बनाया। जर्नैल सिंह केवल देशभक्ति का नारा लगाने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि हिंदू मुस्लिम सद्भावना बनी रहे।
जब शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और हर और आगजनी होने लगी तो अधिकांश लोग छिपकर बैठ गए, लेकिन जर्नैल सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दंगे रोकने के लिए खुद आगे बढ़कर भाषण देना शुरू किया। वो पूरे विश्वास के साथ चिल्लाया, यह अंग्रेजों की शरारत है, मैं जानता हूं तुम लोग बुज़दिल हो, यह अंग्रेज की चाल है, मैं उसका भांडा फोड़ करूंगा। लेकिन धर्मांध लोगों को उसकी बातें पसंद नहीं आई। वे भड़क उठे और उसकी आवाज को बंद करने की साजिश करने लगे। जर्नैल सिंह ने कभी डरना नहीं सीखा था। जब पूरा शहर दंगों की आग में झुलस रहा था, तभी वह अकेला आगे बढ़ा और जगह जगह भाषण देने लगा। वह लोगों से अपील करने लगा कि साहिबान, मैं आपसे कहता हूं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है। शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं है। डिप्टी कमिश्नर अपनी मेम को बाहों में लेकर बैठा है और मैं कहता हूं कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम तो भाई भाई हैं। हमें अंग्रेज की बातों में नहीं आना चाहिए। गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी कहता हूं पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम मिलकर रहेंगे। लेकिन भीड़ को यह सुनना मंजूर नहीं था। तभी किसी ने गुस्से में आकर लाठी मार दी और उसकी खोपड़ी फोड़ दी। छड़ी कहाँ गई और फटी हुई मुर्गियां पगड़ी कहाँ गायब हो गई, फटे हुए चप्पल कहाँ गए और फिक्रा खत्म किए बिना ही कहाँ जहां जनरल खड़ा था वहीं का वहीं वह ढेर हो गया। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह अपनी ईमानदारी, स्पष्टवादिता और हिंदू मुस्लिम एकता की भावना के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। डॉक्टर प्रेम कुमार के शब्दों में उपन्यास का सर्वाधिक सबल और याद रखने वाला पात्र जर्नैल है। अपनी संक्षिप्त भूमिका में भी वह बहुत प्रभावशाली है। अपनी सनक और आस्था को लेकर वह देश और पार्टी का शुभचिंतक है। अपने आप को भूलकर वह सिद्धांतों के लिए लड़ सकता है, मर सकता है। अनीतियों और असंगतियों को आलोचित करने का अपूर्व नैतिक साहस उसमें है। उसका चरित्र व्यंजक, अनुकरणीय और स्मरणीय है। डॉक्टर विवेक राय भी लिखते हैं कि जर्नैल की शहादत का चित्र अत्यधिक द्रावक और बहुत क्षोभ तथा कड़वाहट की स्थितियों को उभारने वाला है। विद्यार्थी मित्रों, जर्नैल सिंह का यह चरित्र हमें यह सिखाता है कि सच्चे देशभक्त को अक्सर समाज से प्रताड़ना ही झेलनी पड़ती है। उनका मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें सनकी समझा जाता है, लेकिन वे अपने विचारों और सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करते। वह केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि वह उन असंख्य निस्वार्थ देशभक्तों का प्रतीक है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। वह हमें यह याद दिलाता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले लोग अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाती हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम मुराद अली की बात करते हैं। मुराद अली उपन्यास का एक धूर्त, स्वार्थी और अवसरवादी पात्र है। वह अपनी चालाकी से गरीब नत्थू को सुअर मारने के लिए तैयार करता है, जिससे शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। बाहर से वह हमें शांत और सभ्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से कपटी और समाज विरोधी है। दंगों के दौरान वह स्वयं को बचा कर रखता है और बाद में शांति का दिखावा करता है। उसका चरित्र उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने स्वार्थ के लिए समाज में नफरत और हिंसा फैलाते हैं। उपन्यास के प्रारंभ में ही मुराद अली का परिचय मिलता है, जो अपनी धूर्तता और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों के कारण पूरे कथानक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह न केवल एक कपटी व्यक्ति है, बल्कि उसकी चालाकियों के कारण शहर में दंगे भड़कते हैं, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। मुराद अली को नत्थू जैसे गरीब और मजदूर व्यक्तियों का शोषण करने में कोई भी संकोच नहीं होता। वह नत्थू को मात्र 5 रुपए का लालच देकर सुअर मारने के लिए कहता है और यह झूठ बोलता है कि उसे सालोत्री साहब यानी कि पशु चिकित्सक के लिए सुअर की आवश्यकता है। नत्थू गरीबी और भय के कारण यह काम कर देता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं होता कि उसकी इस हरकत से पूरे शहर में दंगे भड़क जाएंगे। मुराद अली बड़ी ही चतुराई से नत्थू को फंसाता है। वह नत्थू से कहता है कि हमारे सालोत्री साहब को एक मरा हुआ सुअर चाहिए।
उनको डॉक्टरी काम के लिए चाहिए। इधर पिनरी के सुअर बहुत घूमते हैं। उपन्यास में पिनरी एक जगह का नाम बताया गया है। वह कहता है कि सुअर को इधर कोठरी के अंदर कर लो और उसे काट डालो। जब नत्थू हिचकिचाता है तो मुराद अली उसे फटकारता है और 5 रुपए का नोट उसकी जेब में जबरदस्ती से डाल देता है। विद्यार्थी मित्रों, उसकी यह रणनीति हमें यह दिखाती है कि वह किस हद तक धूर्त और निष्ठुर व्यक्ति है, जो दूसरों के माध्यम से अपने स्वार्थ पूरे करने में निपुण है। मुराद अली जानता था कि मस्जिद की सीढ़ियों पर मरा हुआ सुअर मिलते ही सांप्रदायिक तनाव फैल जाएगा। वह अपनी इस साजिश में पूरी तरह सफल भी होता है। लेकिन जब दंगे भड़कने लगते हैं, शहर जलने लगता है, तब मुराद अली कहीं नजर नहीं आता। लेखक उसे एक अवसरवादी के रूप में प्रस्तुत करता है, जो घटनाओं को अपने अनुसार नियंत्रित करता है, लेकिन खुद को हमेशा बचाए रखता है। जब नत्थू शराब के नशे में उसे खोजता है और चिल्लाता है, हुजूर, आपने जो काम सौंपा था वो मैंने कर दिया, तब मुराद अली को कोई जवाब नहीं देता और उसकी बात को अनसुना करके बड़ी ही तेजी के साथ वहां से निकल जाता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वह अपने कृत्यों का परिणाम भुगतने के बजाय केवल अपने आप को बचाने में लगा रहता है। बाहर से मुराद अली एक सभ्य और दयालु व्यक्ति प्रतीत होता है, लेकिन भीतर से वह एक अवसरवादी, धूर्त और समाज विरोधी इंसान है। जब शहर दंगों में जल रहा था तब वह कहीं नहीं दिखता, लेकिन जब अमन कमेटी बनाई जाती है और शांति की अपील करने के लिए एक बस चलाई जाती है तो वह उसमें सबसे आगे बैठकर माइक से शांति के नारे लगा रहा होता है। विद्यार्थी मित्रों, उपन्यासकार साहनी जी उसके चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शहर की कोई सड़क न थी जिसके बीचों बीच लोगों ने मुराद अली को चलते न देखा हो। पतली बेत की छड़ी झुलाता हुआ ठिंगना काला मुराद अली जगह जगह घूमता था। सांप की सी उसकी छोटी छोटी पैनी आंखें, कटीली मूछें, घुटनों तक लंबा बाकी कोट, सलवार और सिर पर पगड़ी उसे सब फपते थे। मुराद अली जैसा व्यक्ति समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपराध करता, लेकिन अपनी चालाकियों से दूसरों को इस हद तक प्रभावित करता है कि पूरा समाज अराजकता में डूब जाता है। उसके कारण निर्दोष लोग मारे जाते हैं, लेकिन वह खुद हमेशा बच के निकल जाता है और अंत में अपने चेहरे पर शांति और सद्भाव का मुखौटा लगा लेता है। उसका चरित्र इस सच्चाई को उजागर करता है कि समाज में ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहते हैं जो अपने स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हैं और मासूम लोगों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम हरनाम सिंह की बात करते हैं। हरनाम सिंह एक साधारण, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति है जो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बनता है। वह अपनी दुकान और परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था, लेकिन दंगों के कारण उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों में भी उसका विश्वास और साहस बना रहता है। अपने घर और दुकान को जलते हुए देखकर भी वह धैर्य नहीं खोता। उसका चरित्र सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित आम इंसान की पीड़ा, आस्था और मानवता को दर्शाता है। उपन्यास के दूसरे खंड में हरनाम सिंह का चरित्र उभरकर हमारे सामने आता है। वह ढोक इलाही बख्श, जो कि एक जगह का नाम है, वहां पर चाय की दुकान चलाने वाला एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन दुर्भाग्य से वह सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आकर अपने ही घर और गांव से बेघर हो जाता है। हरनाम सिंह को अपने वाहे गुरु पर अटूट विश्वास है। जब गांव में दंगा भड़कता है तो उसकी पत्नी बंतो उसे वहां से निकल जाने की सलाह देती है, लेकिन वह अपनी पत्नी से धैर्यपूर्वक कहता है, यदि किसी ने हमला किया तो दुकान, मकान और अपने आप को भी उसके हवाले कर देंगे, और अगर सचमुच जान पर बनाई तो मैं तुझे पहले खत्म कर दूंगा, फिर अपने आप को गोली मार लूंगा। वह हमेशा अपने विश्वास को दोहराते हुए कहता है कि जिसके सर पर ऊपरी तूतू आमी, सो दुख कैसो पावे। मतलब कि जिस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर या गुरु की कृपा और संरक्षण होता है, उसे कोई दुख नहीं सताता। अर्थात भगवान की शरण में रहने वाला व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से भयभीत नहीं होता और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। उसका यह दृढ़ विश्वास उसे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संयमित बनाए रखता है। लेखक इसको इस रूप में प्रस्तुत करता है कि तर्क का जवाब तो तर्क में दिया जा सकता है, पर विश्वास का जवाब तर्क के पास नहीं है।
विद्यार्थी मित्रों, हरनाम सिंह की स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब करीम खान उसे सचेत करता है कि वे अब उसकी रक्षा नहीं कर सकते। मजबूरी में हरनाम सिंह और उसकी पत्नी अपना घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद वे देखते हैं कि बलवाई उनकी दुकान और मकान लूटकर उसमें आग लगा रहे हैं। वे निस्सहाय खड़े अपने घर को जलते हुए देखते हैं। इस समय लेखक उनकी मनस्थिति का मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि अपने घर में से उठते हुए शोले जरूर ही किसी दूसरे के घर में से उठने वाले शोलों से भिन्न होते होंगे, वरना वे क्यों मूर्तिवत खड़े रह जाते और उन्हें ताकते रहते। वे यह वाक्य हरनाम सिंह की पीड़ा और असहायता को गहराई से उजागर करता है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हरनाम सिंह और उसकी पत्नी एक गांव में शरण लेते हैं, लेकिन वहां भी उनकी स्थिति दयनीय बनी रहती है। जिस घर में उन्हें आश्रय मिलता है उस परिवार का मुखिया ही उनकी दुकान को लूटकर आया होता है। जब हरनाम सिंह देखता है कि उसका ही संदूक खोला जा रहा है तो वह साहस पूर्वक कहता है, एहसान अली, ताला क्यों तोड़ते हो? ये रही इसकी चाबियां, यह हमारा ही संदूक है, पर अब तुम इसे अपने पास रख सकते हो। यह कथन हमें यह बताता है कि उसके आत्मसम्मान और साहस को दर्शाता है। जल्द ही घर के लड़के रमजान को पता चलता है कि उनके घर में काफिरों को पनाह दी गई है। वह गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और कुल्हाड़ी लेकर हरनाम सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह हरनाम सिंह के पास पहुंचता है, उसकी दाढ़ी को पहले से कहीं और ज्यादा सफेद और शरीर को कमजोर देखता है। वह हिचकिचा जाता है। लेखक इस क्षण को गहराई से व्यक्त करते हुए कहते हैं, 2-3 बार रमजान ने कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश की, पर कुल्हाड़ी हाथ में रहते हुए भी उसे वह उठा नहीं पाया। काफिर को मारना और बात है और अपने घर के अंदर जान पहचान के पनाह गजीन को मारना दूसरी बात है। विद्यार्थी मित्र, रमजान का यह द्वंद्व इस तथ्य को दर्शाता है कि मजहबी नफरत और हिंसा के माहौल में भी इंसानियत की एक पतली रेखा कहीं न कहीं बनी रहती है। दूसरी तरफ हरनाम सिंह एक आस्थावान, ईमानदार और साहसी व्यक्ति है जो संकट के समय भी घबराता नहीं है। उसे मानवीयता और ईश्वर की मर्जी पर गहरा विश्वास है, लेकिन वह सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बनता है और अपने घर बार से बेघर हो जाता है। डॉक्टर प्रेम कुमार के अनुसार हरनाम सिंह को उपन्यास में जितना स्थान दिया गया उतना वैविध्य या महत्व उसके चरित्र में नहीं देखने को मिलता है। वह आस्थावान, साहसी व्यक्ति की उस व्यवस्था को अंकित करता है जो सांप्रदायिक आग की लपटों में सीधे जला झुलसा है। हरनाम सिंह का चरित्र हमें यह सिखाता है कि सांप्रदायिकता की आग में न केवल निर्दोष लोग झुलसते हैं, बल्कि मानवता भी पूरी तरह से प्रभावित होती है। निष्कर्षतः तमस के ये पात्र समाज की विभिन्न मानसिकताओं को दर्शाते हैं, जैसे कि जर्नैल सिंह देशभक्ति और मानवता का प्रतीक है, मुराद अली स्वार्थ और सांप्रदायिकता का प्रतीक है, एवं हरनाम सिंह पीड़ित आम इंसान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। तमस उपन्यास हमें भाईचारे, मानवता और सत्य का संदेश देता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में हमने उपन्यास के प्रमुख पात्रों में जर्नैल सिंह, मुराद अली एवं हरनाम सिंह के चरित्र चित्रण की बात की। आगे की कक्षा में हम राजो एवं शाहनवाज के चरित्र चित्रण की बात करते हुए तमस उपन्यास के पात्रों की विशेषताएं एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः